बाजारों में आज फिर से एक गैप के साथ खुलने की है शुरुआत के आसार और आज फॉर ए चेंज गैप पे ऊपर की तरफ सेंचुरी मारता हुआ एसजेक निफ्टी और कल की कमजोरी के बाद आज रिकवरी के पूरे आसार। इस रिकवरी को कैसे ट्रेड किया जाए, ये है आज का खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 24 घंटों में किस तरह से बाजार का मूड माहौल बदला है और आज अच्छे आसार में हमारे बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जानेंगे अनिल जी के साथ। सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ट्रिगर्स दीप, अमेरिकी बाजारों से अंत भला तो सब भला और उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार शानदार रिकवरी निचले स्तरों से दिखाते हुए दिखे। दिन के दौरान 800 पॉइंट की रिकवरी आई है टोटल और बंद होते होते लगभग 700 साढ़े 700 पॉइंट निचले स्तरों से ऊपर बंद हुए। डेज हाई पर जाकर बंद होते हुए कामयाब रहे डाउ, नेस्डेक और साथ ही S&P 500। लेकिन हाँ, कहीं कहीं कमोडिटी मार्केट में अब कोहराम मचा हुआ है। जो मेटल्स जिसकी बात हम लगातार करें कि यहाँ कमजोरी के आसार दिख रहे हैं साफ, मेटल्स 1.5 से 4% गिरते हुए नजर आए तो अक्रॉस सारे मेटल्स में दुनिया भर में तेज बिकवाली होती हुई दिख रही है। LIC के IPO में और आगे प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। उनका अपडेटेड DRHP सेबी की तरफ से मंजूर हो चुका है। फाइनल RHP आजकल में दाखिल होने की तैयारी और IPO लाने की भी तैयारी मई के पहले दूसरे हफ्ते में होती हुई दिख रही है। निफ्टी की 2 और वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे आज आने की तैयारी में है। बजाज फाइनेंस आज अपने नतीजे पेश करेगा तो नतीजों के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग दिन है, आज इन पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल, तो नतीजों के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट दिन है ही। IPO मार्केट में एक्टिविटी है। LIC की IPO अगले हफ्ते खुल सकती है। हमारी खबर पर मोहर भी लग रही है कि DRHP को अब मंजूरी मिल चुकी है और साथ ही आज एक नया IPO भी खुल रहा है जिस पर अनिल जी से लेंगे उनकी राय। बट एक बार जो पिछले 24 घंटे में मूड माहौल बदला है सर, उसकी बात करते हैं। कल सुबह इसी समय बड़ा गैप डाउन SGX में दिख रहा था, आज अच्छा गैप अप है। अमेरिकी बाजारों में ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी गिरावट आई थी और ऐसा क्या हुआ जो कल अच्छी रिकवरी आती हुई? गिरावट के आसार तो पहले से पता ही थे, लेकिन अमेरिकी बाजारों में ऐसा कोई खास बदलाव नहीं हुआ जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार तेजी से उछाल मारे। लेकिन हाँ, अगर एक बदलाव हुआ तो वही कि फाइनली एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने जा रहे हैं। इस डील पर मुहर लग चुकी है। इसने थोड़ा मूड माहौल सुधारने का काम किया। $45 बिलियन रुपए में कितने होते हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब करीबन आप समझिए 3.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ की डील। 3 लाख करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल कैश डील में वो लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि कई बार क्या होता है कि दीप कंपनी के वैल्यूशंस होते हैं। आपको पता है कि इस कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ है या 50,000 या लाख करोड़ है, लेकिन जब खरीदने का टाइम आए तो 1 लाख करोड़ किसके पास है देने के लिए? सही बात है, वो बड़ी चीज होती है। आपको 1 लाख करोड़ के वैल्यूशन पे मतलब है ना, 1 करोड़ का शेयर खरीदना हो आप खरीद सकते हैं, लेकिन पूरी कंपनी खरीदने के लिए भी तो मिलना चाहिए कोई। सो वो एक बड़ा गेम चेंजर है कि $45 बिलियन पैसा खर्च करके कोई एक बड़ी कंपनी को खरीद सकता है। ये कंपनियों की भी ताकत दिखाता है, इन्वेस्टर्स की भी ताकत दिखाता है और इस तरह की बड़ी डील पर बाजार कई बार खुश होता है और अच्छी खासी प्रीमियम पे उन्होंने डील की है। सो मेरे ख्याल से इस डील ने काफी हद तक मूड सुधारा है कि हाँ, अमेरिकी कंपनियों में जो वैल्यूशंस हैं वो रीजनेबल है जी। और स्पेशली वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी आप देखिए जब से बाजार में करेक्शन की शुरुआत अमेरिका में हुई, ज्यादा मार नेस्डेक वाली कंपनियों पर पड़ती है। IT कंपनियों पर, टेक्नोलॉजी कंपनियों पर, नए जमाने की कंपनियों पर ज्यादा मार पड़ती है। और अगर किसी एक नए जमाने की कंपनी ट्विटर को आकर अच्छे खासे प्रीमियम पर ऑल कैश डील में मस्त साहब खरीदते हैं तो ये वाकई में बड़ा गेम चेंजर है। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो दिखती है वो ये है कि वो बाजार से हटके जो मैंने ऑब्जर्व की दीप के, एलोन मस्क बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। उनका फोकस, उनके बिजनेसेस वो हैं जो फ्यूचर के हैं जी। अगर उन्होंने टेस्ला बनाई है तो जब टेस्ला शायद उन्होंने बनाने की सोची, जब उन्होंने शुरुआत की होगी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। आज पूरी दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बज़ है, बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने बहुत समय से पहले किया। ट्विटर ये तो नहीं कह सकते समय से पहले, लेकिन कौन जाने ये भी उन्होंने समय से पहले एक्विजिशन किया हो। क्या प्लान कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। बफेट साहब ने बहुत लेट खरीदा एप्पल, लेकिन उसके बावजूद वहां से भी 2-3 गुना कर लिया उन्होंने। बिल्कुल। तो आई थिंक अगर आप सिर्फ एलोन मस्क को देखें तो इसका मतलब क्लियर कट है कि वो आगे के फ्यूचर के बिजनेस खरीदने के लिए जाने जाते हैं। और अगर उन्हें ट्विटर में फ्यूचर नजर आता है $45 बिलियन कैश देके तो बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक ये इतनी बड़ी खबर है तो जाहिर सी बात है कि बाजार का मूड सुधरना चाहिए। लेकिन ये कि आमतौर पर 1000 पॉइंट की गिरावट डाउ में किसी बड़े रीजन के बगैर हो तो एक रिकवरी बनती है। 1 सेकेंडली
कल दिन के दौरान अमेरिकी बाजार एक बार फिर से अच्छा गोता लगा चुके हैं, तो वहां के मार्केट भी ओवरसोल्ड थे और उन ओवरसोल्ड मार्केट में और 19 तारीख या 20 तारीख को वहां पर भी जो मंथली एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से भी थोड़े बाजार वहां पर गिरे, वो भी खत्म हो गया। सो आई थिंक एक रिकवरी अमेरिकी बाजारों में बनती थी और वो रिकवरी आपको मिली। हमारे बाजारों के बंद होने को 250 नीचे थे, दिन भर में क्या उन्होंने क्या वो छोड़ भी दें तो भी 250 नीचे के सामने 250 ऊपर है। तो इतना काफी है हमारे लिए। ये बस इतना ही है कि हमने थोड़ा कल जितना गिरना चाहिए उनको देख के उतना हम गिरे नहीं, तो हो सकता है जितना बढ़ना चाहिए उससे थोड़ा कम बढ़े, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। तो ग्लोबल संकेत शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर आप मान नहीं सकते। सिर्फ एक ही है, मेटल्स कमोडिटीज में थोड़ी सी समस्या है, करेक्ट, बट बाकी सब ठीक है। बिल्कुल, और मेटल्स तो खैर आपने अब हाईलाइट कर ही दिया है कि यहाँ से तो थोड़ा मतलब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि रोज मेटल्स नीचे ही रहेंगे, रोज हो सकता है मार्केट के मूड के साथ थोड़े बदले, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ी खरीदारी आए, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा हल्का होने का ध्यान रखने का है, या मतलब ओवर बुलिश होकर मेटल्स में ट्रेड करें, वो ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि अब वो थकावट के, रुकावट के संकेत आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सावधान रहना है मेटल्स में। थोड़े अच्छे वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे फिर खरीदेंगे। वैसे तो सब स्टॉक 10-12% ऊपर से ठीक हो चुके हैं, करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं क्या कुछ होता है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए मेटल्स से थोड़ा ध्यान रखें, बट एक सेक्टर जो आपने कन्विक्शन के साथ पिछले हफ्ते भी बोला था, कल भी आपने बोला था, बैंक्स पर रखिए नजर, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स। कल के बाजार में भी बैंक निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, कुछ प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी। आज फिर बैंक्स का पूरा सहारा है, लीडरशिप 100%। और एक और अच्छा संकेत जो मुझे बैंक्स में दिख रहा है दीप, आईसीआईसीआई बैंक के दमदार नतीजे तो है। और आपको याद होगा हम 3 बैंक्स पर बेहद बुलिश थे, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक। ये तीनों बैंक्स में काफी तेजी का, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और कहना चाहता हूँ दीप, इवन एचडीएफसी बैंक, एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक भी बॉटम हो चुका है और एचडीएफसी बैंक भी आपको यहाँ से उछाल दे सकता है। कल आखिरी आधे घंटे में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली थी, और कल का आप ये चार्ट देखिए, आपके सामने एचडीएफसी बैंक है, पूरे दिन भर एकदम फ्लैट ट्रेड हुआ है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आराम से सप्लाई एब्जॉर्ब होती हुई दिखी है, और आखिर में आप मजबूती के साथ बंद हुए। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक तो अल्टीमेटली अब तक आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही थी, पता नहीं एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड को गिराता है रेशियो की वजह से, या एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक को गिराता है। मैं इसमें मतलब जो गुनहगार मानूंगा वो एचडीएफसी बैंक को मानूंगा, क्योंकि उसके नतीजे आने के बाद गिरना ज्यादा शुरू हुआ। तो अगर एचडीएफसी बैंक की गिरावट रुकती है और एचडीएफसी बैंक थोड़ा मजबूत होता है, साथ में एचडीएफसी लिमिटेड भी होगा, साथ में निफ्टी भी होगा। सो मुझे एचडीएफसी बैंक भी पॉजिटिव यहाँ से नजर आता है। एक ट्रेडिंग बाउंस बैक वहां पर भी बन सकता है। इसलिए अगर आपके 2 इंजन बैंक निफ्टी के, एक आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा एचडीएफसी बैंक, दोनों एक साथ फायर करें तो फिर काम हो गया। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से मैं बैंकिंग शेयरों पर लगातार पॉजिटिव हूँ, अब भी हूँ, और देखते हैं, हो सकता है आज भी कल की तरह लीडरशिप आपको बैंकिंग शेयरों से मिलती हुई दिखे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक नतीजे के बाद और एचडीएफसी बैंक लेवल से अच्छे नजर आ रहे हैं। तो चलिए बैंक्स का भी पूरा सहारा आज के बाजार को मिल रहा है, और साथ ही अच्छा एक्शन भी बना हुआ है। आईपीओ वाला मार्केट भी है, वापस आईपीओ का एक्शन है। आज एक आईपीओ खुल रहा है, कल एक आईपीओ खुल रहा है, ऑफ कोर्स एलआईसी भी अब लग रहा है कि शायद अगले हफ्ते आ जाएगा। तैयारी है। मुझे लग रहा है कि इस बार सरकार ने कमर कसी हुई है, और अगर बिल्कुल ही मार्केट, कुछ ग्लोबल मार्केट ऐसे ही धड़ाम से गिर जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए जो आपको, हमें और सरकार को नहीं पता, तब तो अलग बात है। अदरवाइज लगता है 5 से 10 मई के बीच में कभी भी ठीक ठाक सी डेट देख के अच्छे मुहूर्त के साथ आ जाएगा। हाँ। चलिए, और अब तो साइज भी छोटी हो गई, तो अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। साइज ठीक है, प्राइस ठीक है, डिस्काउंट्स हैं, हो जाएगा काम आराम से। इस बार हो जाएगा। मतलब क्या है कि सरकार के लिए मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल काम है। हो जाए तो अलग बात है, प्राइवेट प्लेयर्स कर लेते हैं। तो जिस समय वो मतलब लूटपाट मची हुई थी एकदम, तब सारे ई कॉमर्स कंपनी वाले आईपीओ आकर डुबकी लगा गए पूरी, है ना। मौका देख के सबने डुबकी लगा ली, जो रह गए वो रह गए किनारे पे। अब वो देख रहे हैं कि कब वापस पानी सेटल हो, बहाव तेज है, वैसा हाल है। तो अब ठीक है, मौका मिलेगा। और जब आपको बहुत बड़े आईपीओ लाने हों तो फिर आपके लिए टाइमिंग करना भी मुश्किल होता है, और बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग करना भी मुश्किल है। दूसरा ये कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी इक्विटी में थोड़ा रिस्क अवर्शन हो ही रहा है। ग्लोबली भी फंड्स बहुत एग्रेसिवली पैसा नहीं लगाना चाहते। इंश्योरेंस कंपनियों का बिजनेस कोई 1-2 साल का तो है। आप में लाइफ इंश्योरेंस 1 साल 2 साल के लिए तो लेते नहीं, हम इसलिए लेते हैं कि ले इंश्योरेंस, लेकिन इसके इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। एग्जैक्टली। खाली प्रीमियम ही दे, लंबे जिंदा रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। तो जो बिजनेस ही 15-20-25 साल का है, पॉलिसी आप 15-20-25 साल के लिए लेते हैं, तो उस बिजनेस में जब आप निवेश करते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस भी लॉन्ग टर्म वाली होनी चाहिए। मतलब ये एफएमसीजी बिजनेस नहीं है, आज साबुन तेल खरीदा कल बेच दिया,
करेक्ट। आज ये ब्रांड, कल दूसरी ब्रांड। एक पॉलिसी आपने ले ली, आप 20 साल तक चलाते हैं, 25 साल तक चलाते हैं, 30 साल तक चलाते हैं, तो आपको जब व्यू लेना है इस तरह के स्टॉक में, वो वेल्थ क्रिएशन आपकी तब होती है जब आप 15, 20, 25 साल का व्यू लेते हैं। फाइनली आने दीजिए प्राइस, हमारी टीम ये कह रही कि 900-1000 रुपए के बीच में कहीं प्राइसिंग होनी चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन तैयारी है। चलिए, तो LIC का IPO, इस पर रखनी है नजर। आज की IPO कैंपस एक्टिवेयर, थोड़ी देर में अनिल जी से उस पर भी लेते हैं राय। आइए उससे पहले आज का सेटअप समझ लेते हैं सर। ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव साइड पर हैं, FIs के संकेत अभी भी थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। यहाँ पर अभी भी कहीं कोई खास बदलाव है नहीं। उसके बाद डोमेस्टिक फंड्स यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर ही संकेत हैं आपके लिए। FNO के संकेत मैंने थोड़े पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, जो विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगा भी। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, कोशिश की बजाय इसको न्यूट्रल कर दें, और ट्रेंड भी न्यूट्रल कर दें। सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों न्यूट्रल आज के लिए। मतलब ऐसे मूड सुबह सुबह देखेंगे तेजी का है, लेकिन 2-4 दिनों का मिलाकर देखें तो बहुत तेजी बहुत मंदी जैसा मामला नहीं है, न्यूट्रल सेंटिमेंट है। ये आपके लिए आज के सारे संकेत। अब आइए आपको सपोर्ट जोन बता दूं, क्योंकि आप 100-125 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं, उतना खुलना चाहिए। 100 पॉइंट तो बनता है दीप, 100-125 पॉइंट बनता है दीप। तो मेरे हिसाब से हम कहें कि 16,950 पे हम बंद हुए, तो 17,075 से 17,150 की रेंज में खुलने चाहिए। वहाँ तक तो बनता है, तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। तो आज के लिए सपोर्ट जो लिखा है हमने 17,950, 17,975 पहला सपोर्ट होगा आपके लिए। इसके ठीक नीचे 16,825, 16,875। सो बेसिकली जो हम लगातार बात कर रहे थे 16,800, 17,000 आपके लिए सपोर्ट रेंज हो जाती है निफ्टी पर। याद है आपको 2 हफ्ते पहले जब ये बड़ी छुट्टी वाला हफ्ता था, उससे पहले हम यही बात कर रहे थे 16,800, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 17,800, 18,000 सप्लाई जोन है। तो आप देखिए इसी सपोर्ट जोन में टाइम बिताकर आप ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सपोर्ट जोन होंगे। अब आज के लिए 17,050, 17,125 ये रेंज है जहां पर आप शायद खुलने की तैयारी करें। उसके बाद 17,150, 17,225 तक की यात्रा करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। इसके पार निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज वहां पर जाकर रुकने की कोशिश होगी। बैंक निफ्टी 36,000 कल क्लोजिंग बेसिस पे हमने होल्ड किया। आज 35,925, 36,000 आपके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। 35,425, 35,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आए तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन वहाँ आज तो नहीं पहुंचेगा कम से कम। अब आइए ऊपर की तरफ के लेवल थोड़े निकालने मुश्किल हुए दीप मेरे लिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि 2-3 रेंज ऐसी दिख रही है जहाँ कहीं कहीं जाकर अटकेगा बैंक निफ्टी। एक होती है 36,350, 36,500 की, दूसरी होती है 36,600 के आसपास की, 36,600 से 36,725 होती है, और तीसरी होती है वो 36,900, 950 की होती है। सो बेसिकली बैंक निफ्टी में 36,000 के नज़दीक अच्छा सपोर्ट है, 37,000 के नज़दीक अच्छी रुकावट है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में आपको क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। पिछले 2 दिनों में आपने, और ये फॉल में भी 36,000 के नीचे बंद नहीं हुआ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को ये भी ले रहा है। सो अब ऊपर की तरफ आज छोटी रुकावट का लेवल है 36,350, 36,500, इसी में आप खुलेंगे। उसके बाद 36,625 से 36,800 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो सकती है, वो दिखता है। तो यहाँ पर ऊपर के लेवल ये निकल कर आते हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं बड़े, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो बड़ी रेंज तो निकल गई बाजार की, ध्यान रखेंगे ऊपर के अगर क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल्स वायलेट होते हैं या नहीं। पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के कहाँ रहेंगे? सपोर्ट आ रहा है दीप, ज़्यादा नहीं है सपोर्ट मार्केट को, बहुत कम सपोर्ट है। कम सपोर्ट है। हाँ, क्यों? 3 ही लेवल है। 3 लेवल है क्योंकि हम बहुत सपोर्ट के नजदीक है। पर ये आपका जो 16,950 के लेवल की बात करी थी, वो एटलीस्ट बाजार सक्सेसफुली डिफेंड कल भी हमने, कल देखिए दीप, कल का क्लोजिंग स्टॉप लॉस 16,950 है जी, ठीक है, निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 35,900 था। दोनों ने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं लगाया। एब्सोल्युटली। निफ्टी में इंट्राडे 16,800 था, नहीं ट्रिगर हुआ। तो लॉन्ग ट्रेडर्स का बैंक निफ्टी में 35,900 छोटा रखा था, वो ट्रिगर हुआ, 35,500 तक भी आया। तो 400 पॉइंट आपके बचे एक तरह से मेंटल स्ट्रेस वाले। अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पे रखा तो कल स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर नहीं हुआ, ये ध्यान में रखने वाली बात। सो अब आज के लिए 16,950 जो कल बंद हुआ, पहला सपोर्ट वही 16,875, 16,825। एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही है जहां से बंद हुआ 825 बस, क्योंकि उसके नीचे 16,800 के 16,775, 16,800 के नीचे फिर फ्रेश मंदी शुरू होती है जी। फिर कल भी हम यही बात कर रहे थे, फ्रेश मंदी आपकी 16,800 के नीचे ही शुरू होगी। जब तक आप 16,800 पे जितने हैं कमजोर, उतने ही कमजोर हैं, राइट, फ्रेश कमजोर नहीं है। सो आज इसलिए सपोर्ट लेवल सिर्फ 3, बहुत दिनों बाद 3 भी मैंने जानबूझ कर, बाकी तो कायदे से 2 ही लिखना चाहिए। 16,950 तो बंदी हुए तो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यही सपोर्ट है। ठीक। अब आइए ऊपर की तरफ। ऊपर के लेवल थोड़े ज्यादा हैं।
तो 17,050, 17,125, 17,000, अच्छा 17,125 से लेकर हर 25 पॉइंट पर है 125, 150, 175 और 200। उसके बाद 17,250 और 17,275 तक के लेवल्स आपके लिए निफ्टी में ऊपर की तरफ निकल कर आते हैं। बैंक निफ्टी 36,075 के आसपास आप बंद हुए, 82 पर बंद हुए, तो पहला सपोर्ट आपका 36,000 बनता है, दूसरा 35,925, 35,850, 725 और 35,525 कल के लोस तक। तो इतने आपके पास 500 पॉइंट का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा तो क्या गिरेंगे गैप से खुलने के बाद, और जबकि बैंक निफ्टी तो मजबूत दिख ही रहा है। अब ऊपर के लेवल हल्की सी रुकावट 35,125 पे वो मैंने दी नहीं है, 36,125 वो छोड़ दिए। कल का हाई है, पहला लेवल वो है 36,275। अब यहाँ पे दीप देखिए 36,350 से हर 50 पॉइंट पर बैंक निफ्टी में भी रुका। बैंक निफ्टी में ऐसे लेवल्स कम दिखते हैं कि हर 50 पॉइंट पे आपको कुछ दिखे, नहीं तो बैंक निफ्टी जनरली 100-200 पॉइंट के पहले आपको लेवल देता नहीं है। बिल्कुल 36,350, 400, 450, 500। तो ये बेसिकली 36,350 से 36,500 की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आप खुलकर टाइम पास करेंगे। असली तेजी 36,500 के ऊपर बनेगी, तब आपके जो लेवल होंगे 600, 725, 800, 900, 950 तक के बनते हैं, 37,000 तक के, ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ठीक है सर, तो चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स समझा दिए हैं और कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है। अच्छा सर, कल तो और नीचे आ गई पोजीशंस एफआईएस की, पीसीआर भी और हल्का होते दिखा। बहुत बढ़िया डेटा है दीप। 3300 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है एफआईज ने, और 1257 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो करीबन आपका 4500-4600 करोड़ का माल बेच चुके हैं। सामने 680 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो समझ लीजिए 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। लेकिन जो चीज चाहिए वो मिल रही है। वो क्या? एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 43% पर आ गई है। ये ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। इस तरह के माहौल में बॉटम है। बाकी तो मार्च 2020 में हम 17-18% पे भी गए थे, वो एक्सट्रीम सिचुएशन है ना। लेकिन ये ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। तो अब यहां से इंडेक्स में बिकवाली का डर नहीं है। इसका मतलब क्या है दीप? इंडेक्स में नया लो नहीं बनेगा। जो 16,826 का हमने लो बनाया वहीं पर हम पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको ये पता है आप 16,950 पे बंद हुए, और अगर आपको पता है कि 125-150 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नीचे की नहीं है, तो आपको कंफर्ट आ जाता है। करेक्ट। और अगर समझो आप 125 पॉइंट ऊपर खुल भी गए, तब भी आपको ये पता है कि 16,800, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया, वो भी कंफर्ट है। तो इसलिए एफआईज की इंडेक्स भाई बेचेंगे कितना होंगे तो बेचेंगे ना। करेक्ट। अब इंडेक्स में लोगे आप 42-43% ही बचे हैं, तो कितना बेचना है? बेचोगे या तो बिल्कुल ही भाई, फिर तो ये है कि भाई हमको सब कुछ खत्म ही करना, वैसा तो है नहीं। तो इसलिए एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो घटकर आ गई वो एक अच्छा संकेत है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो दीप ओवरसोल्ड तो नहीं है, लेकिन ओवरसेल को काफी नजदीक, और जब मंथली एक्सपायरी में आप हो और डेटा ज्यादा हो तो पुट कॉल रेशियो आपका 0.83 निफ्टी पर अच्छा है। बैंक निफ्टी पर जरूर 0.82, बैंक निफ्टी को अलग से देखेंगे, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है, लाइट है। एक बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया, आना भी था कल तो, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले ही ओवरसोल्ड हो गया। कल हम बात कर रहे थे 0.6 पर बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया, तो बैंक निफ्टी ने इसलिए पहले रिकवरी दी और 0.8 पर आया, तो वो ओवरबोट तो अब भी नहीं है, अब भी थोड़ी सी जगह। सो निफ्टी ओवरसोल्ड ज्यादा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में, और बैंक निफ्टी की थोड़ी सी लीडरशिप है, तो ये ओवरबोट भी पहले होगा, ओवरसोल्ड भी पहले होगा। तो कल ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी पहले ही हो गया था 0.6 पर। आज विक्स जरूर बढ़कर आया, तो विक्स तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल यही विक्स ही है, मालूम ही था वो तो होना ही। ठीक है, तो डेटा ठीक है, डेटा ठीक है। चलिए, अच्छा कंफर्ट यहाँ पर आ रहा है, इसलिए एफएनओ क्यूज भी अनिल जी ने पॉजिटिव ही रखे हैं। मौजूदा पोजीशंस वही कल वाले स्टॉप लॉस ही है दीप, 16,800 इंट्राडे और क्लोजिंग 16,950। कल ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी ये रखेंगे। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस इंट्राडे का जरूर नीचे किया है 35,900 और क्लोजिंग बेसिस पे 35,500 इंट्राडे पर और क्लोजिंग बेसिस पे 35,900, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। जिनको छोटा रखना है 35,900 भी रख सकते हैं, इंट्राडे भी। क्लोजिंग तो 35,900 क्लियर कट है। ठीक है, शॉर्ट पोजिशन अगर आपके हैं तो आज स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ दीप। शॉर्ट पोजिशन में निफ्टी में 17,075। अगर किसी को डीप रखना है तो 17,200 का रखें, जो 250 पॉइंट दूर हो जाता है, जो मैं क्यों दूँ 250 पॉइंट दूर, आप गैप से खुलने के बाद आपकी मर्जी पे। देखिए ये रिस्क हमेशा रहेगी मार्केट में, और मैं जब कहता हूँ रिस्क रहती है और हेजिंग की बात करते हैं तो दोनों तरफ की होती है। अगर 200 पॉइंट आप नीचे खुल सकते हैं तो 200 ऊपर भी खुल सकते हैं, और फॉर ए चेंज आज ऊपर के लिए। तो इसलिए अब 17,075 का स्टॉप लॉस रखें, या जिनको दूर का लगाना है 17,200 का लगाएं। क्लोजिंग बेसिस पे 17,175 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर 17,175, 17,200 के ऊपर बंद होते हैं तो एक बार की शॉर्ट काट सकते हैं। 17,400 तक की यात्रा निफ्टी करेगा, वहां से रीचेक करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है, ये आपके लिए शॉर्ट लेवल। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस एक ही है, कल भी यही दिया था 36,350 इंट्राडे क्लोजिंग। कल का हाई देख लीजिए डीप 36,270 नहीं ट्रिगर हुआ। हाँ, आज भी 36,350 इंट्राडे में ट्रिगर हो जाएगा। क्लोजिंग देखते हैं।
क्लोजिंग देखते हो जाता है अगर 36,350, और फिर भी जिसको थोड़ा दूर का लगाना है 36,500 का लगाए, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस आज दूर के रखने नहीं है, इसलिए मैं छोटे ही दे रहा हूँ। कोई स्पेशल रीजन दूर के नहीं रखते? नहीं, क्या जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप है ना उसका रीजन है, बढ़िया अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे हो तो आपको स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पे दूर के नहीं रखने चाहिए, और ट्रेडिंग रेंज के हाई एंड पे हो तो स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पे दूर के नहीं रखने चाहिए। करेक्ट है ना, क्योंकि आप ताकि तभी तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल बनेगा। अगर यहाँ पे दूर का रखेंगे तो फिर मतलब नहीं है। सो इसलिए जब आप सपोर्ट रेंज के नजदीक हो तो स्टॉप लॉस छोटा है, क्या, क्योंकि रेंज के नीचे से अगर घूमा और ऊपर की तरफ गया तो फिर तो आप कितना जल्दी काट लो उतना ही अच्छा है। हाँ, इसलिए सही बात है। ठीक है, तो इसलिए यही रहेगा आपका स्टॉप लॉस। नई पोजीशन सर? खरीदे निफ्टी 16,875 का स्टॉप लॉस होगा, कल के लोस के थोड़ा सा नीचे, बाद में इसको खींचकर 16,950 पे ले आए, धीमे धीमे इसको ऊपर कर लेंगे। फिलहाल ये स्टॉप लॉस है 17,050, 125 यहाँ पर खुलेंगे, 150, 175, 200 और 250 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में करनी है खरीदारी। अब आइए बेचने की बात, कहाँ बेचना है ये थोड़ा क्रूशियल है। 17,150, 17,200 की रेंज ठीक है, अगर किसी को बेचना ही है तो वो रेंज में एक बार मौका ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो होगा आपका 17,300 का। ना बेचे तो आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं कि बेचना ही, लेकिन बेचे तो फिर इस रेंज में स्टॉप लॉस के साथ बेचें। टारगेट जो बनेगा 17,125, 17,075, 17,000, 16,975, 16,950 और 16,875 तक के मैक्सिमम टारगेट। तो बेसिकली फिर ये हो सकता है कि आप नीचे 16,900 और ऊपर 17,200, ये 300 पॉइंट की रेंज को किधर बाहर निकालते हैं वो देखने वाली बात है। तो फिलहाल ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों ट्रेड हो सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, निफ्टी में इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। अच्छा, दोनों में आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही है ट्रेड, अलग एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग से कुछ है नहीं। कल निफ्टी में जरूर हमने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दिया था, याद है? बैंक निफ्टी में कि 35,425, 35,525 में एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदना चाहिए, और एग्जैक्टली 35,511 का लो बनाया। तो और सबसे ज्यादा कन्विक्शन ट्रेड वही दिखा रहा था हमें कि ये सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता है आज का, और वहीं से बैंक निफ्टी ने अच्छा किया। तो कई बार आपको वो सिचुएशन दिखती है, आज वैसी नहीं है, आज नॉर्मल ट्रेड्स हैं। बैंक निफ्टी खरीदने की राय है, 35,900 स्टॉप लॉस है अपना, 36,275, 36,350, 400, 450, 500, ये तो सारे छोटे लेवल्स हैं। यहाँ तक तो ठीक है, सेफ है। इसके बाद टेस्ट होगा आपकी स्ट्रेंथ का 36,600, 725, 36,800 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, बाद में 900, 950 होते हैं जो भी छोड़ रहे हैं। शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, करिए। अब शॉर्ट करने में दीप ये है कि कहाँ से शॉर्ट करना है, ये थोड़ा सा क्रूशियल और क्रिटिकल हो रहा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ कि शॉर्ट कहाँ करना चाहिए। उसका रीजन ये कि एक तरफ मुझे इंडिविजुअली बैंक्स अच्छे दिख रहे हैं जी, कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक दिखता है, एचडीएफसी बैंक भी ठीक दिखता है, एक्सिस ठीक दिखता है, बंधन ठीक दिखता है। तो क्या मुझे शॉर्ट करने के लिए थोड़ा और ऊपर का वेट करना चाहिए? तो जितना ऊपर में बेच पाए उतना बढ़िया। दूसरी तरफ डेटा है ना वायदा कारोबार के, बड़े इंटरेस्टिंग, वो 36,500 पे बड़ी रुकावट दिखा रहा है। सो एक लालच वो भी होता है कि 36,500 के आसपास ही रिकमेंडेशन कर दें, राइट? तो क्योंकि वहां पे रुकावट है तो थोड़ी कश्मकश है। 36,500 के आसपास मूड माहौल देखिए। 36,500 पर अगर आपको लगता है डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो गए, ठीक है, या सब कुछ ठीक दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर जाने दो। अगर आपको लगता है नहीं यहाँ से तो डाउ फ्यूचर खराब हो रहा है, या निफ्टी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, या बैंक्स जो हम सोचे तो उतना नहीं भाग रहे, ऐसा है, तो फिर 36,500 पे आप सोच सकते हैं बेचने का। नहीं तो 36,600, 36,800 अच्छी रेंज है, यहाँ पर बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 37,000 का, वही लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 36,500, 450, 400, 350, 300, ये सारे छोटे 50-50 पॉइंट वाले हैं। 300 से 500 की रेंज में बहुत सारे लेवल निकल के आ रहे हैं। उसके बाद 36,125, 36,075 और 35,925 फाइनल टारगेट। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक ही है। ठीक है सर, चलिए ये हैं आपके सारे लेवल्स, नई पोजीशंस की सलाह। बैन में कोई स्टॉक आया नहीं, लग रहा था कल शायद आइडिया सेल की एंट्री हो जाए, बट हुआ नहीं है, तो कोई स्टॉक बैन में नहीं है। वैसे तो बाकी डेटा समझा दिया सर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स एफएनओ में है थोड़ा सा। एक तो ये कि 17,000 मेक और ब्रेक लेवल है दीप जी, और 17,000 के ऊपर खुल के टिकेंगे, फिर 17,000 आज के लिए आपका बेस हो जाएगा। इसीलिए पहला लेवल मैंने आपको 16,950, 16,975 का सपोर्ट जोन दिया है निफ्टी में। कैसे? 17,000 के पुट पर है 52 लाख शेयर और कॉल्स में है 51 लाख शेयर। आज ये कॉल राइटर्स के लिए समस्या वाला दिन है। क्यों? 38 लाख शेयर 17,000 के कॉल में कल ही जुड़े हैं। हाँ, और 51 लाख शेयर है। तो कल क्या था क्लोजिंग में? 17,000 के लेवल को दोनों तरफ के ट्रेडर्स स्ट्रांगली मान रहे हैं कि हमारे फेवर में। जिनको तेजी करनी उनको लगता है 17,000 नहीं टूटेगा, जिनको मंदी करनी वो ये सोचें कि 17,000 से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। तो आज बैकफुट पे कौन है? मंदी वाले।
इसीलिए 17,000 के कॉल पर जो 51 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ी ट्रिगर करेगा। उसके बाद आइए आप 17,100 पे 33 लाख शेयर और हैं। सो अगर आप 17,100 के ऊपर टिक जाते हैं तो करीबन 90 लाख शेयर आपके शॉर्ट साइड पर हो जाते हैं कॉल राइटर्स। तो आपके लिए जैसे जैसे कॉल राइटर बढ़ते हैं वैसे वैसे बाजार में सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है। राइट। 17,200 पार करना मुश्किल है, वहां पर बड़ी रुकावट है। और क्यों है? 73 लाख 73 लाख शेयर 17,200 के कॉल पर हैं। सो ब्रॉडली आज से गैप से खुलने के बाद डिप जो होगा 17,200 की रेंज को आप ट्रेड करेंगे। ये निफ्टी के डेटा में दिख रहा है। तो 50 पॉइंट इधर 50 पॉइंट ऊपर बहुत हो गया। तो 16,950 17,250 ये बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा दिख रहे हैं। 17,000 17,200 50 पॉइंट 3 सिग्मा। कभी आपको बाहर निकल नहीं हो सकता है। हाँ, तो वो है। ये बहुत बढ़िया डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी, जिसका मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि पहली चीज तो 36,000। अब इसके नीचे आप नहीं जाएंगे, मेक और ब्रेक। 36,000 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 16 लाख शेयर। मजे की बात देखिए दीप, कल 36,000 के ऊपर बंद हुए, फिर भी 16 लाख शेयर कॉल राइटर खड़ा था कल भी। ये सोच के कि 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर एक दिन तो और देखें। ये सोच के 17,000 का कॉल राइटर भी क्यों खड़ा था निफ्टी पे, और 36,000 का बैंक निफ्टी पे कॉल राइटर इसलिए खड़ा था कि अभी तो डाउ मेरे फेवर में है। करेक्ट। और पूरे दिन भर डाउ फ्यूचर लाल में रहे अच्छे खासे। तो कल उन्होंने डाउ पे भरोसा किया, डाउ ने उनको दगा दे दिया बुरी वाली। हाँ, और रात तक तो मिड सेशन तक तो फिर भी बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, और अच्छा, तो शांति से होंगे। या तो सोते मत। हाँ। जहाँ सोए नहीं मार्केट घूम गया है ना। तो वैसा हाल है। तो 36,000 आपके लिए बेस हो गया। तो आप 35,900 36,000 को तोड़ेंगे नहीं, तो नीचे का सपोर्ट आपका फिक्स हो गया। राइट। अब आपके लिए ऊपर का जो क्रूशियल लेवल है वो 36,500 का है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 36,500 पे बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए समझ नहीं आ रहा। क्यों? 36,500 के कॉल्स पर 23 लाख शेयर है। अगर इसको पार करके टिके तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो मजबूत वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी जो आपको 36,800-900 तक ले जा सकती है। 37,000 पार नहीं होगा, ये बात पक्की है। क्लियर है। नहीं होगा, ये हमसे ना हो पाएगा। हाँ, 28 लाख शेयर वहां पर, वो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। सो बेसिकली मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। 36,000 सपोर्ट, 37,000 रुकावट, 36,500 बीचों बीच में एकदम क्रूशियल लेवल है। लेट्स सी क्या होता है। चलिए, तो अच्छी बात है, सपोर्ट के बेहद करीब है बाजार, तो यहां से ज्यादा संभावना है ही कि अच्छा बाउंस बैक आएगा। SGX भी आपको 125 अंकों की तेजी इस समय दिखा रहा है। अच्छा, ये तो रही बाजार की बात सर। अब जो आज नया खिलाड़ी जिसका IPO खुल रहा है, कैंपस एक्टिवेयर, कल मैनेजमेंट से भी बात करी थी, क्या सलाह है सर आपकी? दीप, पहली चीज तो ये कि इस इशू में पैसा लगाना चाहिए। ओके। रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। रीजनेबल लिस्टिंग गेन से मेरा मतलब है कि बहुत तोड़फोड़ पैसा ना बने और खराब भी नहीं होगा, नीचे भी लिस्ट नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि मार्केट के मूड माहौल के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन कम कर लेना ठीक है। बिल्कुल। कि थोड़ा पैसा बॉलर ज्यादा बन जाए तो खुशी ज्यादा होती है, ज्यादा बॉलर कम बने तो ऐसा लगता है कि जैसा लूट लिया। क्या बोल दिया आपने? इतना बोला था, लगाओ पैसा। हाँ, इतना बोला था आपने, बोला 100 रुपए ऊपर लिस्ट होगा, लिस्ट 50 ही हुआ तो भी दुख होता है। तो 50 बोल के 75 लिस्ट हो जाए तो खुशी ज्यादा होती है। हाँ, जैसे रुचि सोया में वही हुआ। जब OFS था तो हमारा ये कहना था कि लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। अब शॉर्ट टर्म में बन गया तो अच्छी बात है। अप्रैल में शॉर्ट ब्लास्ट SIP बोला था बिल्कुल कि 6 हफ्तों के लिए लगाइए, 6 साल बाद बहुत पैसे बनेंगे, 6 महीने में बन गए, अच्छी बात है। तो और एक चीज मैंने नोटिस किया दीप, अगर 30 साल का मेरा अनुभव जो है मार्केट का, कि जितनी बार आप लॉन्ग टर्म सोच कर लगाते हैं और जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच के लगाते हैं उतना शॉर्ट टर्म में पैसे बनने के चांस बढ़ जाते हैं, और जितना आप शॉर्ट टर्म सोच के लगाते हैं उतने नुकसान के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपका व्यू कि मैं 6 साल के लिए लगाऊंगा तो हो सकता है 6 दिन या 6 हफ्ते में ही पैसे बन जाए, लेकिन व्यू आपका 6 दिन का है तो फिर पैसे बनाना मुश्किल काम है। तो इसलिए अप्रोच अलग रखें। तो फिलहाल तो रीजनेबल लिस्टिंग गेंस के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ब्रांड स्ट्रांग है, कैंपस ब्रांड, और इनकी पोजिशनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। 500-700 रुपए की रेंज वाले जूते बनाते हैं, उनका एक अलग मार्केट है और उस मार्केट में अच्छी लीडरशिप है इनकी, और खासतौर से पुरुषों के जूते बनाने वाले मामले में ये काफ़ी आगे भी है। दूसरी चीज़, स्पेस में डिमांड काफ़ी अच्छी है। एक ज़माना था दीप, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो हमारे पास स्पोर्ट्स शूज़ कभी होते ही नहीं थे, सिर्फ खेलने के लिए। मतलब वो भी खेलने में मतलब क्या है कि आपको क्या बोलना चाहिए,
मतलब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आगे कहीं खेल Specialized स्पोर्ट्स, है हाँ तो स्पोर्ट्स शूज। अदरवाइज मालूम है हम क्या पहनते थे, वो बाटा के कैनवास शूज पहनते थे, उसके अंदर मोजे पहन के, करेक्ट, लखानी के भी आते हैं। लखानी और बाटा के, वो उससे खेलना पड़ता था हमको। Correct, ये तो आज के जमाने में तो मतलब हमारे तो घुटने उठने मजबूती इसीलिए है उन शूज से कि वो वाले जूते से खेले हुए शूज होते थे। हाँ पीटी शूज, हाँ उन्हीं से खेलना पड़ता था। पहले तो क्या एक ही जूता होता था जिसमें सब मल्टीपर्पज वाला होता सारा था, काम अब तो एक शादी में 4 जूते लेके जाने पड़ते हैं, वैसा हाल है हर ड्रेस के साथ अलग। सो जो बेसिक डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है और उससे ग्रोथ आउटलुक बड़ा मजबूत है। अच्छी स्पेस में कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है, ग्रोथ रीजनेबल है, आंकड़े जो है मुनाफे के मार्जिन के सब ठीक है, तो फाइनेंशियल को लेकर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्री कैश फ्लो भी अच्छे हैं कंपनी के पास में, वित्तीय स्थिति मजबूत है, एंकर बुक भी ठीक बनकर आई है, अच्छे नाम है, तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव साइड पे देखें तो भाई बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव और स्पेशली जिस जगह ये है वो बहुत कॉम्पिटिटिव। 500-700 रुपए की रेंज में जूते मतलब हर कोई बना देता है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होना है। बिल्कुल करेक्ट, चल गया तो चल गया, चाइनीज टाइप वाला मामला होता है, तो वैसा है। तो इसलिए इस स्पेस में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन चूंकि अगर आपको 500-700 रुपए की रेंज में ये एक और ये चीज बताता हूँ, जब हम सीए करने आए थे तो उस समय सबसे सस्ती ब्रांड वाले कपड़े जो होते थे, शर्ट्स ऑफिस वेयर के, सोचो क्या होता था, कैम्ब्रिज के शर्ट 100 रुपए में मिल जाते थे। हाँ, और कैम्ब्रिज पहनते तो ऐसा लगता था कि आपने अच्छा ब्रांडेड पहना है। वो जमाना 93 के 89-90 की बात बता रहा हूँ, 91 की। सो वो एक टाइम होता है। सो 500-600 रुपए की रेंज में खरीदने वाले भी ब्रांड इंस्पायर करते हैं कि हमारे पास भी ब्रांडेड होना चाहिए, तो कैंपस उनके लिए एकदम परफेक्ट है। सो लेकिन कॉम्पिटिशन वहाँ पे ज्यादा है। दूसरा, खाली ऑफर फॉर सेल है, नया पैसा कंपनी में आने, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है कंपनी को पैसे की, लेकिन फिर भी खाली प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। वैल्यूशंस ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि लिस्टेड पेयर्स के कंपैरिजन में ठीक है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आईपीओ के लिहाज से थोड़ा और सस्ता रखना चाहिए था। थोड़ा और सस्ता रखते तो बढ़िया था, लेकिन फिर भी इन सबको देखते हुए आप पैसा लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं जी। ठीक है सर, तो चलिए पैसा लगाइए, रीजनेबल लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। आज से खुल रहा है ये आईपीओ। आइए अब आपको बता देते हैं और कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर रखनी है नजर, और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, वरुण और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग कुशल, बताएं आज के ट्रिगर्स और जो कुछ नतीजे आए हैं कल पोस्ट मार्केट, वो कौन से हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आप देखिए, सबसे पहले निफ्टी पर नजर रखिए। निफ्टी में बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, ये 2 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से 4 कंपनियां, अतुल लिमिटेड, नैम इंडिया, यूनाइटेड ब्रिवरीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। कैश स्पेस से लंबी सूची है, एबी, सन लाइफ, एएमसी, डी लिंक, गेटवे डिस्ट्रीपैक, आईएफएल सिक्योरिटीज, साथ ही केपीआईटी टेक, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसे स्टॉक्स पर भी आपको फोकस रखना है। नंबर्स यहां पर भी आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजों के साथ साथ यहां पर बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। पोस्ट मार्केट कैश सेगमेंट के कुछ नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहला है तत्व चिंतन फार्मा। नंबर्स कमजोर लग रहे हैं क्योंकि यहां पर आप देखिए आय लगभग 10% गिरकर 99 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान है, 22.7% के मुकाबले 22.1%। मुनाफा लगभग 16% गिरकर 17.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स, नंबर्स यहां पर भी कमजोर हैं, आय में 25% की गिरावट रही है और मुनाफा लगभग 43% गिरकर 1.6 करोड़ पर आया है। जीएमडीसी, यहां पर मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप स्लाइटली अच्छे साइड पर ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि मार्जिन 5.7% के मुकाबले ऑलमोस्ट 40% के आते हुए दिखे हैं और आय भी लगभग 87% बढ़कर 1100 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी अगर आप देखें तो 177 करोड़ पर आया है। पिछले साल 185 करोड़ का घाटा था, पर इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस था लगभग 400 करोड़ का। तो एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो मुनाफा लगभग 200 करोड़ से घटकर 177 करोड़ पर आया है। साथ ही महिंद्रा सीआईए, मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन 13.1% के मुकाबले 11.4%। कंपनी का मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ आया है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो एडजस्टमेंट्स दिख रही हैं उसमें टोटल टैक्स एक्सपेंस 193 करोड़ से घटकर इस तिमाही में 51 करोड़ का रह गया, तो उस वजह से आपको मुनाफे में इतना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आय में 18% की ग्रोथ रही है। और अंत में एवररेडी इंडस्ट्रीज, नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का जो एबिटा मुनाफा था 41 करोड़ का, इस बारी 36 करोड़ का एबिटा घाटा आया है और कंपनी का कुल घाटा भी आप देखिए 38 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पिछले साल 630 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस भी इन्होंने लिया था। और एक खबर इनके लिए ये भी है कि यहाँ पर बर्मन परिवार ने यहाँ पर कंपनी में अतिरिक्त 0.28% हिस्सेदारी खरीद रही है और अब यहाँ पर हिस्सेदारी 20.4% से बढ़कर 20.68% हो गई है। तो ये है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबरें और नतीजे कुशल की तरफ से। वरुण, मॉर्निंग, बताएं क्या खबरें और नतीजे आप लेकर आए हैं?
गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे बड़ी खबर है आज की एलआईसी का आईपीओ, और हमारी जो खबर थी उस पर मोहर लगी है कि जो अपडेटेड डीआरएचपी है उसको सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। 3.5% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन होगा। 21,000 करोड़ तक जुटाएंगे इस आईपीओ से। आईपीओ जो है 4 मई से 9 मई तक खुला रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आज पूरा मार्केट जो है आपको फोकस में रखना है, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ जो है वो फाइनली आ रहा है और एलआईसी की जो वैल्यूएशन है 6 लाख करोड़ के आसपास है। डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि सरकार ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में बदलाव किए हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए बदलाव जो है वो किए गए हैं। रक्षा सेवाओं की सभी मॉडर्नाइजेशन आवश्यकताएं जो है उसको स्वदेशी रूप से प्राप्त किया जाएगा। विदेशी खरीद पर सिर्फ रक्षा मंत्री की अनुमति के बाद ही ये सब जो काम है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा डिफेंस क्षेत्र जो है, खासकर HAL, BDL, यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इंडिया मार्ट 28 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे विचार करने वाले हैं। वरुण बेवरेजेस 28 अप्रैल को नतीजे तो देंगे, लेकिन साथ साथ बोनस शेयर पे विचार करने वाले हैं। इसके पहले आपने देखा स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिली पिछले कुछ दिनों में। और वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस करीब 290 करोड़ में टाइम इंस्टीट्यूट जो है उसको इन्होंने खरीद लिया है। तो इसके चलते आज वेरांडा जो है उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर रखनी है नजर। आइए जानते हैं आशीष के साथ आज की ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। ढेरों रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास। सबसे पहले तो जो निफ्टी या बड़ी कंपनीज पर रिपोर्ट्स हैं वो क्या है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखें L&T यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1657 जो है कल की क्लोजिंग है, ये 2340 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि इनकी ESG रेटिंग जो है अब लगातार सुधरती जा रही है, क्योंकि रिन्यूएबल बिजनेस, ग्रीन जो एनर्जी है, इसका कारोबार जो है बढ़ता जा रहा है और साथ में टेक में भी जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ रहा है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। बैंक वैसे भी सुर्खियों में, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 784 की जो क्लोजिंग है ये 910 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस जो है आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। मान रहे कामकाजी ग्रोथ में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है और अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते पूरा भरोसा जो है स्टॉक के ऊपर बना हुआ है और ओवरवेट की राय दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं 3170 रुपये का। 2696 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इनके रिफाइनिंग कारोबार में बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है और साथ में ये भी कह रहे कि स्टॉक के अंदर कोई भी करेक्शन आता है तो खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। हालांकि एक और चीज़ कही है कि इस तिमाही जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे, इसमें ऑयल टू केमिकल कारोबार में कोई बड़ा सरप्राइज आपको देखने को नहीं मिल सकता है। थोड़े दिन पहले मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई थी, बता देता हूँ कि ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया था 3253 में। ब्रोकरेज हाउस में रिलायंस पर सबसे ज्यादा बुलिश जो है मॉर्गन स्टैनली ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मारुति, ये भी स्टॉक लगातार खबरों में बना हुआ है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 7901 रुपये की क्लोजिंग है, ये 9473 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि यहाँ पर भी इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। पीवी सेगमेंट में कीमतें बढ़ी हैं, इसका फायदा देखने को मिलेगा और साथ में येन के मुकाबले जो INR में तेजी आई, रुपए में तेजी आई है, इसका भी एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सन फार्मा यहाँ पर नजर रखिएगा, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 910 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। करीब 900 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग है। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी कंपनीज पर रिपोर्ट्स। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष, ये भी बताएं। दीपांशु, इसके बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है गुजरात पेट्रोनेट पर, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 340 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर फोकस रखेगा। यहाँ पर डिटेल्ड रिपोर्ट आई है, रैशनल तो नहीं दिया लेकिन ढेर सारे स्टॉक से टारगेट प्राइस में जो है बदलाव किया गया। सबसे पहले देखिए अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 4970 से बढ़ाकर 5230 कर दिया। 4676 की जो है क्लोजिंग है। फोर्टिस हेल्थकेयर पर भी भरोसा बना हुआ है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, हालांकि लक्ष्य ज्यादा नहीं बढ़ा, 320 से बढ़ाकर 330, 270 की क्लोजिंग है। डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है लेकिन लक्ष्य घटा है, 3190 से घटाकर 2890। मेट्रोपोलिस पर भी लक्ष्य जो है घटा है 3200 से 2750 और अंत में एस्टर डीएम यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 216 से घटाकर 204 कर दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जहां पर है भरपूर एक्शन। एक रिपोर्ट तो जो सबसे बड़ी आई है वो है मारुति पर और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दमदार रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी क्या एक्शन यहाँ पर होता है। मारुति तो स्पेशली कल अच्छी मजबूती के साथ और आज भी दीप ऑटो स्टॉक्स मजबूत रहेंगे, बैंक्स ऑटो में रफ्तार रहेगी, यहाँ खरीद लीडरशिप। यस।
चलिए। स्पेशली ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है अभी भी इस सेक्टर में 3-4% की और अपसाइड कम से कम सेक्टर में बाकी है, फिर स्टॉक तो अपने अपने हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल। बैंक्स भी चलेंगे। आइए बढ़ते आगे, वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी अभी आपने कहा अनिल जी कि बैंक स्टॉक्स में तेजी रहेगी, कल भी नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए दिखी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा खरीद करके चल रहा है 109 रुपए पर, 109 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 114 रुपए 50 पैसे का और फिर इवेंचुअली 117 तक जाना चाहिए, तो 117 के पुलबैक के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कराएं। ओके, तो बीओबी खरीदारी करने की राय, और आप पूरे अपनी ग्रीन शर्ट से संकेत दे रहे हैं। कुणाल जी फुल तेजी की है। आइए बंसल जी भी तैयार है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदेंगे। कुणाल जी की ग्रीन शर्ट है तो अनिल जी सब बाय कॉल ही है। 1580 का अनिल जी स्टॉप लॉस है। कोलपाल पर खरीदारी की राय है। 1580 स्टॉप लॉस, 1655 टारगेट है। कोलगेट है मेरा पिक ऑफ द डे। और अनिल जी आज आपने पुरानी चीजें याद करा दी। वो पीटी शू की जो आपने बात करी अनिल जी, अगर ध्यान हो तो पहले उसको धोते थे, उसके बाद एक व्हाइट कलर का अनिल जी कलर, वो चौक वाला कलर अनिल जी उस पे लगाया करते थे, राइट। और उसके बाद आपने कैम्ब्रिज शर्ट की अनिल जी याद कराई, सबसे सस्ती शर्ट थी। और कैम्ब्रिज के बाद अनिल जी आप भूल गए, कंपनी और आई थी स्टेंसिल, उसकी शर्ट कैम्ब्रिज से भी सस्ती थी। अब तो अच्छा। स्टेंसिल कहीं दिखता भी नहीं है अनिल जी। शायद मेरा लेवल उतना नहीं गिरा होगा उस समय, मैं कैमरिज तक ही गिरा था सर। स्टेंसिल पता नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता। लेकिन हाँ उस समय एक जरूर थी, एक ब्रांड और थी जिसमें हायर ब्रांड जिसको मानते थे। एक ही शोरूम होता था यहाँ कोलाबा में, चिराग दिन। हाँ ऑफ कोर्स, चिराग दिन, और उसकी रंग बिरंगी अलग पार्टी शर्ट्स भी आती थी, पार्टी शर्ट्स आती थी। तो वो एक एस्पिरेशन रहता था कि वो अनिल जी वो लग्जरी ब्रांड था अनिल जी। हाँ 400-500 रुपए की शर्ट आती थी उससे। चिराग दिन की। हाँ चिराग दिन की, चिराग दिन बोलते हैं, चिराग दिन थे हाँ बराबर। तो वो थी, तो बस ठीक है। चलिए बंसल जी अच्छा है, आपने उससे भी नीचे वाली कौन सी स्टेंसिल वाली पहनी थी आपने? स्टेंसिल वाली अनिल जी। हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आपसे बढ़िया वाली पहनी है मैंने। चलिए मजाक की बात है। आइए सिमी जी तैयार है हमारे साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे होगा मारुति में लगातार लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कोई भी वीकनेस नहीं था। मार्केट जो भी है, जहां भी गए हैं, मारुति हमेशा लोअर लेवल से ऊपर आके बंद करने का कोशिश किया था। आज देख के लग रहा है कि 8000 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें जाके सीधा 8150 से 8200 का रेंज में देख रही हूँ, जो आज ही के आज आना चाहिए। तो मारुति में खरीदारी करने का सलाह है। 8150 का पहला टारगेट, 8200 का दूसरा टारगेट, 7850 का स्टॉप लॉस। ओके, तो मारुति खरीदारी करने की राय, और मारुति पर अच्छी रिपोर्ट्स और हमारा भी व्यू है पॉजिटिव। सिमी जी को भी खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, और किरण जी हमारे साथ तैयार है। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। मैं कैश स्टॉक्स पे ध्यान दे रहा हूँ और काफी अच्छे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जहां से एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है, और लगातार पिछले 10-15 दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इमामी इधर बाय करना चाहिए। एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न के ब्रेकआउट के कगार पे बैठा है, और जिस तरीके से मोमेंटम है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के सत्र में देखने को मिली, मुझे लगता है कि 487 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। 485 का क्लोज है, और 500 का शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी आजकल का टारगेट। और अगर पोजिशनल देखा जाए तो मुझे लगता है 550, 560 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक। ओके, 560 तक के टारगेट, 500 का छोटा टारगेट, इमामी खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। सुमित जी को क्या पसंद है जान लेते हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखना है और कोटक बैंक में खरीदारी करनी है। कोटक बैंक एक अच्छी करेक्शन के बाद अब लोअर लेवल से रिबाउंड दिखा रहा है, और अभी यहाँ से एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 1700 का स्टॉप लॉस लगा के कोटक बैंक में यहाँ पे खरीदारी करना है। ऊपर में 1760 रुपए से लेके 1775 रुपए ये इमीडिएट ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। ऊपर में मेरे को लगता है 1800 का लेवल भी जल्दी क्रॉस करेगा, तो कोटक बैंक में आज खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, कोटक बैंक के वो स्टॉक जो पसंद है सुमित जी को। आइए जान लेते हैं अविनाश सर की पसंद का शेयर। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी जो स्टॉक मुझे आज पसंद है वो बजाज फाइनेंस है। आज नतीजे है, मुझे लग रहा है कि नतीजे क्वार्टर 4 के काफी स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस अपडेट भी बहुत बढ़िया था।
मेरे ख्याल से FY23 एक बहुत बड़ा साल रहेगा, क्योंकि डिजिटल ऐप उनका रेडी है। अभी जो भी रोल आउट लोन्स के होंगे वो डिजिटल के माध्यम से होंगे। मुझे लग रहा है कि करंटली करीबन 7,000 चल रहा है, करीबन किसी को 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है, तो इसको ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। करीबन 7,300 7,400 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। यहाँ पे जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री रिजल्ट्स के बाद आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी कंपनी जो बेसिकली एनिमल फीड्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रही है, वो गोदरेज एग्रोवेट है। कल ये स्टॉक थोड़ा-सा भाग चुका था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस को देखें, तो कंट्री में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्लेयर है। ये नॉट ओनली एग्री न्यूट्रिएंट्स में है, एनिमल फीड में है, क्रॉप प्रोटेक्शन में है, बट इनफैक्ट प्रोसेस्ड फूड्स, पोल्ट्री में है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद स्टॉक में अभी एक अच्छी अर्निंग साइकिल आने वाली है। तो करीबन 504, 505 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर किसी का 12-15 महीने का व्यू है, तो करीबन 625, 650 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से। तो दो कॉल्स आपके लिए, गोदरेज एग्रोवेट, एक तो जो मलेशिया से इंडोनेशिया का यूटर्न हुआ है वो फायदेमंद है, और दूसरा नजर रखिए बजाज फाइनेंस, जिसके आज आने वाले हैं नतीजे। दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। आइए कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं उस पर क्या रिएक्शन आने वाला है ये एक बार देख लेते हैं। GMDC, बंसल जी जरा इसके चार्ट पर राय दें। थोड़े मिले जुले नतीजे रहे, आय में अच्छी बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन भी इनके बढ़कर आए हैं। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में भी आई, अच्छे नतीजे माने जाएंगे। पर लास्ट ईयर एक इम्पेयरमेंट लॉस था, उसको एडजस्ट करके देखें तो मुनाफे का फिगर फिर भी थोड़ा ठीक है, बट बाकी नतीजे बढ़िया रहे। क्या राय है GMDC के चार्ट पर? देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छी रैली ले चुका है, 202 के अराउंड चल रहा है। तो जिनके पास है और ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 195 एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस है। 195 के नीचे जाएगा तो बड़े पैमाने पर दीपांशु एक मच अवेटेड करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो 195 के नीचे एक शार्प करेक्शन की उम्मीद है, तो 195 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में 210, 212 एक हर्डल है। तो ये वाला रेंज तोड़ेगा, 210, 212 के हर्डल तोड़ेगा, तब एक नेक्स्ट अपमूव देखने को मिलेगा। तो इन लेवल्स पे नजर रख के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए GMDC, जहां पर रखनी है नजर। महिंद्रा CIE, सिमी जी कल नतीजों से पहले काफी एक्टिव था ये काउंटर, नतीजे भी इनके आ चुके हैं और थोड़े ठीक ठाक नतीजे हैं। आय में बढ़त देखिए, कामकाजी तौर पर भी थोड़ा इंप्रूवमेंट रहा, मुनाफा अच्छा बढ़कर आया है। क्या राय देंगे महिंद्रा CIE के चार्ट पर आज? दीपांशु, काफी शानदार ब्रेकआउट कल देखने को मिला था। हाँ, एकदम सेकंड हाफ में शायद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, पर आज मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 200 का लेवल होल्ड करता है तो इसमें अच्छा खरीदारी देखने को मिल सकती है। 200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का सलाह देना है। मेरा टारगेट होगा 230 के आसपास का, 225 से 230 का पहला टारगेट होगा। ये क्रॉस हो जाएगा तो स्टॉक इसमें और फ्रेश खरीदारी देखने को मिलेगी। तो 200 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। 225 से 230 का इनिशियल टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा CIE। स्टॉक अच्छा भागा, बहुत बढ़िया भागा और नतीजे भी अच्छे हैं। नतीजे भी ठीक है। इस मुश्किल भरे माहौल में नतीजे अच्छी ही कहे जाएंगे, खराब नहीं कहे जाएंगे। लेट्स सी आज क्या कुछ होता है इस स्टॉक में, फॉलो अप बाइंग आती है नहीं। और एक और मेग मनी, कल वो भी स्टॉक काफी भागा था, उसके भी नतीजे कल बाजार में आ गए थे, लेकिन कल आ गए थे। हाँ, मेग मनी फाइन किया आई थिंक। तो चलिए, नतीजे के दम पर एक्शन कैश मार्केट के स्टॉक्स में काफी दिख रहा है। आइए, एक्शन में है सरकार, एक्शन में है प्राइमरी मार्केट और एक्शन में है LIC का IPO। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, पूरी खबर लेकर LIC के IPO को का अपडेट लेकर। अनुराग बताइए, क्या है बड़ी खबर इस वक्त? देखिए, जिस तरह से हमने सबसे पहले बताया था कि सोमवार को ही LIC का अपडेटेड DRHP मंजूर हो जाएगा, तो सेबी की तरफ से उसको मंजूरी मिल गई है और 3.5% जो IPO में ऑफर किया जाएगा उसको स्पेशल मंजूरी सेबी की तरफ से दी गई है। और आज जो है अभी LIC की आज बोर्ड बैठक प्रस्तावित है और उस बोर्ड बैठक के बाद RHP फाइल हो जाएगा और उस RHP के अंदर तमाम तरह की डिटेल्स होगी, यानी डिस्काउंट कितना दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स को, प्राइस बैंड क्या होगा और तमाम डिटेल जो होगी। और एक जो सरप्राइज मिल सकता है आज के RHP में कि रिटेल निवेशकों के लिए भी डिस्काउंट का ऐलान हो सकता है, तो ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा। हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक रिटेल जो निवेशक होंगे IPO की कैटेगरी के, उनके लिए भी डिस्काउंट का मेंशन हो सकता है। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा LIC के IPO से जुड़ा हुआ। और जिस तरह से जो IPO का वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ के करीब है, जहां पर प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू 1.1 आई है। जो बाकी लिस्टेड प्लेयर्स है वहां पर जो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल है वो 2 से 3 गुना है, लेकिन LIC के अंदर ये 1.1 रखा गया। इसी वजह से जो प्राइसिंग है वो जो है 940 रुपए के करीब आ रही है, जिसके
उसके पीछे मकसद यही है कि फेयर वैल्यू पे निवेशकों को शेयर ऑफर करना, इस वजह से ये 940 रुपए की प्राइसिंग आ रही है। और इसके अलावा जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 मई को ये आईपीओ खुल सकता है और जो बंद होगा आईपीओ वो 9 मई को होगा। तो आज का दिन काफी बड़ा है एलआईसी के आईपीओ में। आज बोर्ड बैठक है एलआईसी की, जहां पर तमाम तरह के जो डिस्काउंट से लेके और क्या जो प्राइस बैंड होगा वो तय होगा और उसके बाद जो है आरएचपी फाइल कर दिया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी डिटेल से एलआईसी के आईपीओ को लेकर आती हुई। आज सेबी में आरएचपी फाइल होगा और इस लिहाज से पूरी संभावना है कि 4 मई के आसपास से आईपीओ खुलता हुआ दिखे। 940 रुपए के आसपास की प्राइस है, तो यानी कि प्राइस बैंड तो हो गई, तो 900 से 1000 रुपये रेंज आप पकड़ लें। इंटरेस्टिंग बात यह कि पॉलिसी होल्डर्स और बाकी सबके लिए तो, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए तो कोटा हो गई, लेकिन डिस्काउंट भी होगा और रिटेल के लिए भी डिस्काउंट होगा। अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, मिलना ही चाहिए। हमने तो 1 साल पहले से मांग की है कि इस आईपीओ में तो डिस्काउंट दीजिए और इसमें देना दें। तो चलिए, एलआईसी के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी डिस्काउंट की पूरी संभावना है। ये बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए अनुराग शाह। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए। तैयार है हमारे साथ हमारे एक और एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट संदीप वागले साहब। गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा एस्कॉर्ट्स। 1601 का बंद है। इनफैक्ट मेरा इस पे कल तक व्यू बेरिश था, लेकिन कल जिस तरह का बंद हुआ है मुझे लगता है ये आज भी चलने के लिए तैयार है। 1601 का इसका बंद है। 1575 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में ये 1710 तक जाना चाहिए। 1710 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं ऊपर की तरफ इस वक्त एस्कॉर्ट्स में। एक और स्टॉक है जहां पर आज बड़े अपग्रेड्स आते दिखे। एक बार जरा राय ली जाए रिलायंस पर। अविनाश जी, आपकी क्या राय है? क्या ये लेवल सही है खरीदारी करने के या थोड़ा इंतजार करें? मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट बढ़ाकर 3250 किया है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एकोमुलेशन इस लेवल पे किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऑयल एंड गैस की जो बिजनेस है इसमें जीआरएम्स अच्छी तरह से बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली ऑयल का कारोबार में हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट यील्ड्स में देखने को मिलेगा। लेकिन जो रिटेल और रिटेल टेलीकॉम का बिजनेस है वहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है। ऑलरेडी भारतीय एयरटेल ने कहा है कि आरपूस बढ़ने के लिए बहुत स्कोप है, तो यहाँ पे रिलायंस जियो को भी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से जिनको करीबन 12-15 महीने का व्यू लेना है, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जरूर करिए। मुझे भी लग रहा है कि 3000 का लेवल इनिशियली स्टॉक छू लेगा। उसके बाद जैसे कमेंट्री O2C बिजनेस में आएगी और होपफुली टेलीकॉम और रिटेल में कोई अनलॉकिंग की बात हो सकती है या अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो सकती है, तो स्टॉक में और तेजी आ सकती है। तो डेफिनेटली ये करंट लेवल्स पे और थोड़ा सा अगर मार्केट गिरता भी है तो इसको खरीदने के मौके समझने चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी के मौके समझे। पिछले हफ्ते अच्छी लीडरशिप थी, कल गिरा है, पर आज भरोसा बाजार का वापस इन स्पेस पर आते हुए दिखा है। तो रिलायंस आज एक बार फिर से आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। रेडार पर रखिए कई सारे और काउंटर्स भी। इंडिया मार्ट, इस पर एक राय ले ली जाए किरण जी से। किरण जी, थोड़ा बाउंस बैक आया रिसेंटली, ये भी हल्का रिकवर हुआ है, बट वैसे काफी करेक्टेड स्टॉक है। पर 28 तारीख को बोर्ड बायबैक पर विचार करने वाला है। चार्ट्स पर क्या राय है इंडिया मार्ट की सर? ये इंडिया मार्ट का चार्ट पैटर्न है वो अभी न्यूट्रल है। इसमें इसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है बड़ा वाला वो रहेगा लगभग 5230 के आसपास। पर तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये ड्रिफ्ट होता नजर आएगा। पर सपोर्ट बहुत नजदीक है 4700 का, तो अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन से बिल्कुल होल्ड करे 4700 के नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ, और एग्रेसिव बाइंग आपको अगर ब्रेकआउट मिलता है 5250 के ऊपर, तभी बाय करने की सलाह है। मुझे लगता है कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जानी चाहिए। वो लगभग 6200 के आसपास की रहेगी। तो अपसाइड काफी स्ट्रांग है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन उनको होल्ड करने की सलाह है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया मार्ट। वरुण बेवरेजेस, कुणाल जी 28 तारीख को यहां पर भी बोर्ड बैठक है और बोनस इशू पर ये विचार करने वाले हैं। वरुण बेवरेजेस का चार्ट देखें सर। देखिए, चार्ट बहुत दमदार है दीपांशु। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और आप देखिए जो बाजार में गिरावट आई उसका भी कोई असर स्टॉक पर नहीं पड़ा, लगातार नए हाइस बना रहा है। तो मेरी राय में अभी भी इसमें और ऊपर का जगह बाकी है। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और डिप्स में बाय करें। सपोर्ट 1050 के आसपास नजर आता है, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स वरुण बेवरेजेस में देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की राय। होल्ड करके चलें, ये है वरुण बेवरेजेस। आइए ऐसी कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, पर उससे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।